गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नूपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 9 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 9 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसकी विषय क्या था? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ओके, और साथ ही बता दें कि इसे कब से मनाया जाता है। ठीक, जो विश्व महासागर दिवस है 8 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और इसे 2009 से मनाया जाता है। 8 जून 2009 से हर साल मनाया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है इसे। और इस साल इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ठीक है, देखिए ये है वर्ल्ड ओशियन डे की एक पिक है, जिससे इस 8 जून को मनाया जाता है और इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इसकी थीम रखी गई है। 2009 से 8 जून को हर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जाता है। और साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, 8 जून को। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस पीक के समझिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, और हर साल इसे 2000 से इसे मनाया जा रहा है, वर्ष 2000 से हर साल 8 जून को मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा? सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा इसे मनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा मनाया गया? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा इसे सबसे पहले बनाया गया। और 2000 से वर्ष 2000 से 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। साथ ही बता दें ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं को अपना जमाव कर लेती है। ऐसे में कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके जीवन दोनों के लिए खतरनाक होती है। ओके, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को। पहली बार 2000 में मनाया गया, वर्ष 2000 में मनाया गया और इसे सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गस्टोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? इसका नाम है डी आंसर सही है, आदित्य। ठीक है, गस्टोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य। देख लेते हैं, ये है आदित्य बोट, जिसको भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य। ये है आदित्य बोट, जो कि केरल में वाइकॉम थॉनक्वादू। ठीक है, केरल का कौन सा एरिया है? वाइकॉम थॉनक्वादू में ये एरिया है केरल का, जिसमें आदित्य नौका चालित होती है। 12 ऐसी नौकाएं हैं जिनमें से गस्टोट्रो अवार्ड के लिए इस आदित्य नौका को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और एशिया में प्रवेश करने वाली वह एकमात्र नौका है। कौन सा? आदित्य। ठीक है, और साथ ही बता दें केरल राज्य जल परिवहन विभाग ने द्वारा संचालित यह बोट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट कोच्चि द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये केरल राज्य में जल परिवहन विभाग द्वारा यह संचालित किया जाता है। ठीक है, कहाँ चलता है ये बोट? केरल में। ठीक है, और केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा संचालित यह बोट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट कोच्चि द्वारा बनाया गया है। ओके, साथ ही बता दें कि आदित्य बोट है प्रति किलोमीटर ऊर्जा लागत कम है और नौका सामान्य रूप से प्रतिदिन 22 यात्राएं करता है। कितनी? 22 यात्राएं कर सकता है और ये 66 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, 22 यात्राएं करता है पर डे और ये 66 किलोमीटर की चल सकता है, जिसमें 75 यात्रियों को ले जा सकता है ये। ठीक है, 22 यात्राएं करता है कि जिसमें से वो कितना किलोमीटर कवर करता है? 66 किलोमीटर, और 75 यात्रियों को यह ले जा सकता है। कितने? 66 किलोमीटर के अंदर। और साथ ही ये जो आदित्य
इसमें आदित्य बोट में ये सौर ऊर्जा से चलती है। अब इसमें कुल पर डे की लागत कितनी होती है? 180 रुपये। ठीक है, पर डे इसमें 180 रुपये की लागत तो पड़ती है, लेकिन जैसे कि जो समान आकार की डीजल से चलने वाली नौका है उसमें 8,000 रुपये की आवश्यकता होती है, और इस सौर ऊर्जा से चलने वाली इस नौका आदित्य में पर डे हमें 80 रुपये का ही खर्च होता है, और ये 66 किलोमीटर का चल सकता है और 75 यात्रियों को यह यात्रा करा सकता है। ठीक है, और 22 यात्राएं संचालित कर सकता है एक दिन में। ये है, ठीक है, ये तो है आदित्य के बारे में। और इसे अब गस्ट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो कि केरल राज्य जल परिवहन विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, और यह पोस्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड कोच्चि द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहाँ संचालित होता है? केरल राज्य में। ठीक है, और सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड कोच्चि द्वारा बनाया गया है इसको, और इसका नाम है आदित्य, और गस्ट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ओके, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, और चीफ जस्टिस हैं चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि हाल ही में केरल में ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन लॉन्च किया गया, और आयुर रक्षा क्लिनिक कोविड-19 रोकथाम के लिए जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक का संचालन किया गया। साथ ही बता दें तिरंगा नामक वाहन कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक वाहन का वहाँ वो किया गया। ठीक है, साथ में बता दें कि जो तिरंगा है, तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। इस अभियान को चलाया गया, जिसमें तिरंगा नामक अभियान चलाया गया, किसके? कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। ये तो है केरल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित गैरसैंण को राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, चमोली जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। प्रेजेंट में अभी देहरादून राजधानी है, तो अब ग्रीष्मकाल की राजधानी की चमोली जिले के गैरसैंण को कर दिया गया, घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा इसे घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, ठीक, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड की अब 2 राजधानी हो गई है, देहरादून और गैरसैंण, और इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में राज्य में टेली मेडिसिन सेवा और ई अस्पताल सेवा का शुभारंभ किया गया, और हाल ही में अपने 15 लाख कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया गया। कितना? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और होप पोर्टल भी लॉन्च किया है। होप पोर्टल में कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना और डाटाबेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस होप पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। और संपर्क दीदी मोबाइल ऐप के माध्यम से एनिमेटेड क्लास भी शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार ने। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित कर दिया? वह राष्ट्र है, डी आंसर सही है, न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपने अंतिम कोरोना वायरस रोगी के ठीक होने के बाद खुद को कोविड मुक्त घोषित कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्र में वायरस को शामिल करने के लिए लगाए गए जितने भी प्रतिबंध हैं उन्हें हटा दिया गया है। और साथ ही बता दें कि न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड ने अब कोविड मुक्त घोषित कर दिया अपने राष्ट्र को, और साथ ही न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, प्रधानमंत्री है जैकिंडा अडर्बन, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, कौन है? प्रधानमंत्री जैकिंडा अडर्बन। ठीक है, और राजधानी है वेलिंगटन, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। इतना याद रखिएगा। यह है न्यूजीलैंड ने अपने राष्ट्र को कोविड मुक्त घोषित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर में भारत को सौंपने से चर्चा में रहे B777 विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, बोइंग कंपनी अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है वो भारत को हाल ही में B777 विमान का निर्माण
कर रहा है, वो उसने सौंपा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष भारतीय गणमान्य लोगों को लाने ले जाने के लिए विशेष रूप से निर्मित दो B777 विमान सितंबर तक बोइंग कंपनी की ओर से एयर इंडिया को सौंपे जाएंगे, ठीक है। और ये जो पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विमानों को मिसाइलों से लैस किया गया है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि इन जो B777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी, जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है। इस जो B777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी, जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है। इन दो B777 विमान का जो चलाएंगे वो एयर इंडिया से नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के पायलट इसको चलाएंगे, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री और अन्य जो भी भारतीय गणमान्य लोग रहते हैं उनके लिए है ये जो विमान है, और इसको मिसाइलों से, इस विमान को मिसाइलों से लैस किया गया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और किसने बनाया इसे? बोइंग कंपनी ने, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने एयर इंडिया को इस विमान को सौंपे जाएंगे, ठीक है। सौंप देगी कब? सितंबर में, ठीक। याद रखिएगा कितनी चीज़ें, B777 विमान और सितंबर में दिया जाएगा। बोइंग कंपनी ने, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने इसका निर्माण किया है और एयर इंडिया को सौंपेंगी और इसे भारतीय वायुसेना के पायलट चलाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक वनस्पति स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया? और उसका आंसर है डी आंसर सही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक वनस्पति स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है कृषि और बागवानी के जरिए राज्य में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। राज्य में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर राज्य सरकार ने बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक वनस्पति स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किया। किसका? मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी शुभारंभ किया मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। साथ ही बता दें कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और चीफ जस्टिस है रामालिंगम सुधाकर। और हाल ही में राज्य के खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है मणिपुर राज्य के। और हाल ही में मणिपुर में चाक हाओ जो ब्लैक राइस है उन्हें GI टैग मिला, ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। साथ ही मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी मणिपुर में स्थित है, इतना याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। और इसलिए ये लगाया गया है ये जो जुर्माना हाल ही में जो दहेज संयंत्र है वहाँ का दहेज संयंत्र है उसमें आग लग गई थी। दहेज संयंत्र में विस्फोट के बाद आग लग गया था जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 75 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस वजह से वहाँ के जो यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। किसने? NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। अब NGT के बारे में जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 अक्टूबर को 2010 में इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। और साथ ही बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, ठीक है। और इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी किसी निकाय की स्थापना की गई है, ठीक है।
भारत कौन सा देश बन गया है, तीसरे नंबर का देश बन गया है एनजीटी की स्थापना के लिए। और पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इस तरह की स्थापना की गई थी, ठीक है। और एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके, ठीक है। और एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है, ठीक है। और मेन एनजीटी का मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक, ये याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार, ठीक है। एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार और एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। और एनजीटी ने दहेज प्लांट है, मतलब कि कौन सा प्लांट है, यशस्वी प्रसायन प्राइवेट लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की, ठीक है। इसका आंसर है डी आंसर सही है, जितेंद्र सिंह ने पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की। ये हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों में की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की। किसने की? ये हैं जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की। और ये कोविड बीप ऐप यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पोर्ट का भारत का पहला स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस ऐप है, जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी की प्रणाली है, ठीक है। इस कोविड बीप का फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL और ESIC पोर्ट, ठीक है। और ये पहला स्वदेशी वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी करेगा। और इसे किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। ये हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए इस वायरलेस शारीरिक मापदंडों को मापने वाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की, ठीक है। इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, डेनमार्क के साथ भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। साथ ही बता दें कि सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहाँ के डेनमार्क के राजदूत हैं फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। ये जो हस्ताक्षर हुए हैं बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए, इसमें भारत की तरफ से बिजली सचिव हैं संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से वहाँ के डेनमार्क के राजदूत हैं फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किया, ओके। और इस समझौते का मकसद है दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग को विकसित करने के लिए इस समझौते को किया गया। और साथ ही बता दें कि डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। और डेनमार्क की राजधानी है डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। क्या है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन इनके प्रधानमंत्री है। राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। ये इतना याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ करार किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, ए और बी दोनों। इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष स्थित जागरूकता के लिए क्षेत्र में सहयोग के लिए और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ करार किया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ करार किया। और ये जो करार है खास तौर पर अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऑप्टिकल दूरबीन वेधशाला की स्थापना, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में शोध एवं विकास, खगोल भौतिकी और धरती के नजदीक मौजूद क्षुद्र ग्रह आदि के क्षेत्र में अध्ययन से जो करार हुआ है उसमें शामिल है, ओके। इतना याद रखिएगा।
किसने किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसके साथ करार किया? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ करार किया। किस लिए किया? अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग के लिए और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ओके, इतना याद रखिएगा। साथ ही इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। और निर्देशक हैं के-सिवन, ठीक, इतना याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमजी मोटर इंडिया ने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है डी, आंसर सही है, टाटा पावर के साथ समझौता। एमजी मोटर इंडिया ने चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की और टाटा पावर के साथ समझौता किया। एमजी मोटर इंडिया ने एमजी डीलरशिप पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तेजी से चार्जिंग करने के लिए स्टेशन की स्थापना की लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया और इस समझौते के तहत टाटा पावर चुनिंदा एमजी डीलर्स के पर 50 kWdc के सुपर फास्ट चार्जर लगाएंगी, ठीक है। कितना? 50 kWdc के सुपर फास्ट चार्जर लगाएंगी। इस पिक से देख लेते हैं। ये देखिए, एक सुपर चार्जर स्टेशन बनाया गया है किसके द्वारा? टाटा पावर और एमजी मोटर इंडिया के द्वारा। ओके, साथ ही बता दें कि एमजी का फुल एमजी मोटर इंडिया की स्थापना हुई थी 2017 में। मुख्यालय है गुरुग्राम और उसके प्रमुख हैं राजीव चाबा और अध्यक्ष और एमडी हैं राजीव चाबा जी, ठीक है। और टाटा पावर के सीईओ है प्रवीण सिन्हा, मुख्यालय है मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंपनी कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु नई तकनीक वाली कॉन्टेक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है, एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कॉन्टेक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है। किस लिए? कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक। किस तरह से कैसा एटीएम बना रही है? कॉन्टेक्टलेस एटीएम का निर्माण कर रही है एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी, ओके। और ये जो एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है मुंबई में स्थित एक भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदाता फर्म है, ठीक है, जो कॉन्टेक्टलेस एटीएम मशीन का निर्माण कर रही है कोरोना संक्रमण बचाव के लिए, ओके। इतना याद। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया। विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। साथ ही बता दें कि जो 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च होगा और शेष जो 850 करोड़ रुपए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में खर्च के लिए आवंटित किए गए। टोटल कितना विश्व बैंक द्वारा कितना दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा 1950 करोड़ रुपए ऋण दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल को, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए को औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किया जाएगा और शेष जो बचेंगे 850 करोड़ रुपए उन्हें विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। साथ ही बता दें कि नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूरी की। किसने? नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी पश्चिम बंगाल को। और साथ ही हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $145 मिलियन ऋण देने की मंजूरी की है किसके? पश्चिम बंगाल को। किस लिए? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए $145 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी, ठीक। और साथ ही बता दें हाल ही में वहाँ पश्चिम बंगाल कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। कि कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ओके, इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी है कोलकाता। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के बारे में। और विश्व बैंक ने कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए की ऋण देने की अनुमति की, ठीक है। ऋण कितना दिया जाएगा? 1950 करोड़ रुपए की ऋण दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक के द्वारा।
अब विश्व बैंक के बारे में बात हो रही है तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डेविस मालपास और सदस्य हैं 189 देश, ठीक है। और इसके उद्देश्य है आर्थिक विकास। ओके दोस्तों, इतना याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है, बी आंसर सही है, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त। ये हैं मोनिका कपिल मोहता, श्री सुश्री मोनिका कपिल मोहता वर्तमान में स्वीडन में भारत की राजदूत है, ठीक है। वर्तमान में जो वे स्वीडन में भारत की राजदूत है, जिन्हें अब स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। ये मोनिका कपिल मोहता को स्वीडन, जो प्रेजेंट में स्वीडन की राजदूत हैं, उन्हें अब स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है। अब स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप में एक देश है जिसकी कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ओके, इतना याद रखिएगा। इसके साथ बता देते हैं कि जो पीयूष श्रीवास्तव तो बहरीन में राजदूत नियुक्त किया गया। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और जो पी कुमारन हैं, उन्हें सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। इतना ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है मोनिका कपिल मोहता जी को। उसके साथ ही हाल ही में नियुक्त हुए उच्चायुक्त और राजदूत की डिटेल्स है, हम हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इनका नाम है, बी आंसर सही है हमारा, जावेद अख्तर जी प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये हैं जावेद अख्तर जी। मशहूर गायक और शायर गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जावेद यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए। यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉक्सन के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। और रिचर्ड डॉक्सन के बारे में जान लेते हैं। रिचर्ड डॉक्सन एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे अमेरिका के एथिस्ट एलियंस द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जो रिचर्ड डॉक्सन है एक वार्षिक पुरस्कार है ना। इसमें अमेरिका के एथिक्स एलियंस के द्वारा दिया जाता है और इसे वर्ष 2003 से दिया जा रहा है। पहली बार वर्ष 2003 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और या मनोरंजन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उन्हें ये रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड दिया जाता है। जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्ष की रक्षा के में कार्य करते हैं, उन लोगों को यह रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड दिया जाता है, जो अमेरिका के एथिक्स एलियंस द्वारा दिया जाता है, ठीक है। रिचर्ड डॉक्सन एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे अमेरिका के एथिक्स एलियंस द्वारा दिया जाता है और हाल ही में मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर जी को यह रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार सम्मानित किया गया और वे पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर जी। ये हैं जावेद अख्तर, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा 9 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जून के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून को। भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दी गया? हरे रंग का स्टिकर। ओके। ऑनलाइन आयोजन से चर्चा में रहे ऑनलाइन नमीशा 2020 क्या है? वर्चुअल कला प्रदर्शनी है ऑनलाइन नमीशा 2020। ओके। और किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किया गया? कर्नाटक राज्य के द्वारा। और 19 जून को कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा? 18 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा 19 जून को। और हाल ही में कितने देशों के द्वारा चीन पर नजर रखने हेतु इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया? 8 देशों के द्वारा, ठीक है। यह चीन पर नजर रखने के लिए इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया है 8 देशों के द्वारा। और लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण किस देश ने अपने एक क्षेत्र में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? वह देश है रूस। और किस देश की किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने
जिन्स डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, उनका नाम है अशोक दलवानी। ओके। और सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयोग की समीक्षा और स्वास्थ्य व पोषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? 500 करोड़ रुपए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट शॉर्ट रेंज आउटलुक के अनुसार देश की इस्पात मांग में 2020 में कितने प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का अनुमान है? वह है 18% की तीव्र गिरावट आने का अनुमान है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 4.92% की गिरावट हुई है। FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वह राज्य है गुजरात। ओके। और टाइमर हायर एजुकेशन ने इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में घोषणा कर दी है। भारत के कितनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में जगह बनाई है? वह है 8 यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है। और भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी किस वर्ष करेगा? 2022 में AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा भारत। और DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो द विंची का खिताब दिया? वाजिद खान। ओके। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, वेद मारवाजी का 87 साल की वर्ष की निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? उन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वेद मारवाजी जो 87 वर्ष की आयु में उनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था आज का 9 जून का करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।